सो यार लेट्स कंटिन्यू विथ यूनिट 4। देखो अब तक हमने स्कैम वगैरह देखे, यूनिट 3 में काफ़ी सारे हमने देखे स्कैम्स है, यूनिट 5 में भी लिखे हुए हैं जो इंडिया में स्पेसिफिक स्कैम्स हुए उनके बारे में, सत्यम वगैरह के बारे में हैं। ठीक है, तो इतना सब कुछ हो रहा था ना इंडिया में, तो उस टाइम पे सेबी ने डिसाइड किया कि जो लिस्टिंग रेगुलेशंस है, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कोड्स है, उसको थोड़ा ठीक किया जाए ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और इतने सारे स्कैम्स ना हो। और ये करने के लिए उन लोगों ने कुछ कमिटीज़ फॉर्म की, और जो कमिटीज़ है उनमें जो इंडस्ट्री के टॉप के लोग थे, ताकि पता रहे कि भाई जो हम डिसीजन ले रहे हैं वो इन्वेस्टर के फेवर में है या नहीं है, लोगों के फेवर में है या नहीं है, वो रखते हुए टॉप के कुछ लोगों को इन्होंने इन्वॉल्व किया। सबसे पहली कमेटी थी भाई कुमार मंगलम बिरला के साथ बनाई थी इन लोगों ने 1999 में। ठीक है, इसमें क्या था, कुमार मंगलम बिरला और सेबी के मेंबर्स इन्होंने मिलके डिसाइड किया कि हम, मतलब सेबी ने बोला कि आप सब मिलके कुछ एथिक्स कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनाओ जिसके अंदर पॉलिसीज़ होंगी और कुछ कुछ चीज़ों में चेंजेस होंगी। ठीक है, मतलब बेसिकली इतना समझा भी कि कुमार मंगलम बिरला और सेबी के कुछ मेंबर्स ने मिलकर कोड ऑफ गवर्नेंस को फॉर्म करने के लिए एक कमेटी बनाई थी। क्यों बनाई थी भाई, ये यहाँ पे आ बात है, ऑब्जेक्टिव बात है क्यों बनाई थी। सबसे पहला था कि भाई जो लिस्टिंग एग्रीमेंट्स होते हैं, मतलब जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है, तो और क्या चेंजेस किए जा सकते हैं कि जो लिस्टिंग प्रोसेस है वो ज़्यादा अच्छे से हो पाए, कंपनी के अंदर ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और सारे फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल सारे मैटर्स को हम अच्छे से डिस्क्लोज कर पाए। दूसरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स को ड्राफ्ट करना था। ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग को और इनसाइडर इन्फॉर्मेशन को, मतलब इन्फॉर्मेशन को सेफ गार्ड करना था। ठीक, ये 3 ऑब्जेक्टिव्स थे जिसके लिए कमेटी फॉर्म की गई थी। कमेटी ने देखा क्या, कमेटी ने देखा कि भाई जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसमें काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व थे, शेयर होल्डर्स, बोर्ड, मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इनके राइट्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, रूल्स को, इन सबको आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो बहुत लोगों तक फैलता है, एज वी नो, शेयर होल्डर्स तक इसका इन्वॉल्वमेंट होता है, कस्टमर्स तक, क्रेडिटर्स तक, बैंकर्स तक, एम्प्लॉयज़ तक, क्योंकि एक छोटी सी कंपनी में डूबती है तो यार काफ़ी लोगों को इफेक्ट पड़ता है। इसलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्ट्रक्चर अच्छा होना जरूरी था। बट कमेटी का मेन फोकस था इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स। अगर इनका इंटरेस्ट बच गया तो बाकियों का अपने आप एक तरह से बच भी जाता है, और भाई और इनका काम था कि भाई हम इन दो पे ध्यान देते हैं। इसके लिए इन्होंने क्या किया, ट्रांसपेरेंसी पे ध्यान दिया। ठीक है, इन्होंने ट्रांसपेरेंसी पे ध्यान दिया और कुछ की रिकमेंडेशंस दी ताकि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो ज़्यादा अच्छे से हो पाए। सबसे पहले कुछ मैंडेटरी रिकमेंडेशंस थी, फिर नॉन मैंडेटरी रिकमेंडेशंस थी। मैंडेटरी रिकमेंडेशंस क्या थी, ये एक तरह से क्या, ये कंपलसरी थी। जो 3 करोड़ से ऊपर जिसका पेड अप कैपिटल है उनके लिए ये वाली जो कुछ थी इनको कंपलसरी था अप्लाई करना। ठीक है, और वो उसकी बात हो गई कि भाई कंपनी के एम वगैरह में नहीं लिखा था तो वो अमेंड करके अलाउ कर सकते थे। सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, जो बोर्ड है, मतलब कुमार मंगलम बिरला की कमेटी का कहना था कि बोर्ड जो है वो ऑप्टिमम स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दोनों का एक प्रॉपर मेल होना चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट और नॉन इंडिपेंडेंट वाले हो गए, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव हो गए, ये अच्छे से होने चाहिए, प्रॉपर मिक्स में होने चाहिए। ऑडिट कमेटी होनी चाहिए हर किसी के पास जिसमें कम से कम 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, और उन 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में से एक जो है फाइनेंस का एक्सपर्ट होना चाहिए, फाइनेंस अकाउंटिंग मैटर्स को समझ पाने में एक्सपर्ट होना चाहिए। रेमुनरेशन कमेटी फॉर्म होनी चाहिए जो कि सब डायरेक्टर्स की रेमुनरेशन वगैरह को, पे को देखेगा, और सीनियर मैनेजमेंट मतलब सीईओ सीएफओ वगैरह के पे को देखेगा। बोर्ड मीटिंग, और इस कमेटी ने कहा था कि जो बोर्ड मीटिंग है वो साल में 4 बार तो होनी चाहिए, कम से कम 4 बार होनी चाहिए, और इनके बीच में गैप 4 महीने से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब पहली मीटिंग अगर जनवरी में हुई है तो अगली अप्रैल तक हो जानी चाहिए। ठीक है, और डायरेक्टर कमेटी की मेंबरशिप के लिए बात की थी, मतलब एक डायरेक्टर जो है, मतलब जैसे हमने देखी यार, ऑडिट कमेटी चाहिए, रेमुनेशन कमेटी चाहिए, फिर और भी कमेटीज़ है, अपॉइंटमेंट कमेटी है। ठीक है, तो एक और बहुत सारी कमिटीज़ होती हैं। तो इस जो कुमार मंगलम बिरला वाली जो सेविंग कमेटी थी, उनका ये कहना था कि भाई एक जो डायरेक्टर है उसके पास 10 से ज़्यादा कमिटीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और चेयरमैन के तौर पे 5 से ज़्यादा कमिटीज़ में सर्व नहीं करना चाहिए एक बंदा। ठीक है, मतलब मैं हूँ तो मैं 10 कमिटीज़ में जा सकता हूँ एज अ मेंबर, और चेयरमैन सिर्फ 5 में बन सकता हूँ। उसके अलावा मैनेजमेंट जो जो बातें कर रहा है उसको एनालाइज करना चाहिए, उसको प्रॉपर रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। मीटिंग ऑफ द मिनट्स बोलते हैं, जो बोर्ड मीटिंग होती है उसको लिखा जाता है, तो वो प्रॉपर होना चाहिए। उससे हमें थ्रेड्स, अपॉर्चुनिटीज़, ये सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा। ठीक है, जो शेयर होल्डर्स है उनके साथ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन शेयर होना चाहिए ताकि वो कंपनी में अपने इन्वेस्टमेंट को लेके अवेयर रह सके। ये तो 7 थी भाई कंपलसरी वाले की, ये तो करना ही है। नॉन मैंडेटरी थी, ऑप्शनल है, अगर तुम्हें रखना है तो रखो, नहीं तो छोड़ दो, मतलब मत लगाओ। ठीक है, रोल ऑफ चेयरमैन और सीईओ, ये दोनों के बीच में डिफरेंस होता है।
तो उसको प्रॉपर डिफाइन करो। रेमुनरेशन कमिटी जो है उसको अपॉइंट कर सकते हो तुम। ये भी ऑप्शन था कि शेयर होल्डर्स को जो है ना एक राइट मिल जाए कि हर 6 महीने को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उनको दिए जाए, डिलीवर किए जाए। क्योंकि उस टाइम पे यार 2000 के आसपास की बात है, उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी था नहीं। पर आज की मैं बात करूँ तो हर 3 महीने में फाइनेंशियल्स तुम्हारे पास मेल आ जाते होंगे कंपनी से, अगर किसी ने कोई शेयर वगैरह ले रखे तो। पोस्टल बैलेट एक मीटिंग करने का तरीका है। इसमें ना तुम्हें को एक मेल आएगा, उसमें एक लिंक होगा, उसमें लिखा होगा कि ये हम चाहते हैं, आप इसके फेवर में हो, अगेंस्ट में हो या कुछ और। ठीक है, पोस्टल बैलेट एक तरीका है। इसमें क्या ठीक है, मतलब बेसिकली एक कुरियर की तरह है। तुम्हें एक मेल आएगा, उस मेल पे तुम रिप्लाई कर दो, बात खत्म। ठीक है, तो उस टाइम पर उन्होंने बोला कि अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन है तो पोस्टल बैलेट के थ्रू भी लिया जा सकता है। और कुछ कुछ के लिए बोला कि भाई ये तो रख ही लो पोस्टल बैलेट के लिए, जैसे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हो गया, एमओए में चेंज हो गया, कंपनी का पार्शियल या पूरा सेल करना हो गया, ये सब कंपलसरी है शेयर होल्डर्स से परमिशन लेना। ठीक है, मैंने बताया फर्दर इशू हो गया, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हो गया, इन सब के लिए कंपलसरी है। ठीक, और नए बिजनेस में अगर तुम एंटर कर रहे हो, मतलब कंपनी एंटर कर रही है, तो वो भी कंपलसरी है। ठीक है, कुमार मंगलम बिरला की रिपोर्ट्स में ये सब चीज़ें थी। 8 नॉन मैंडेटरी है, 7 मैंडेटरी है, और थोड़ा बहुत बैकग्राउंड। इतना लिख दोगे यार बहुत है, आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा कुछ जरूरत है। उसके बाद यार एन आर नारायण मूर्ति कमेटी। देखो यार, ये इसको ना जैसे वो वाला था कि मंगलम बिरला वाला, वैसे एन आर नारायण मूर्ति कमेटी है। इसको हेड नारायण मूर्ति कर रहे थे, इन्फोसिस के फाउंडर जो है, को फाउंडर है वो। ठीक है, इनका क्या कहना था भाई, इन्होंने इंडिपेंडेंस ऑफ डायरेक्टर, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट और इंटरनल कंट्रोल्स, इन 3 चीज़ों पर ध्यान दिया था। ठीक है, सबसे पहले कमेटी ऑन टर्नओवर। इनका मतलब मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों ये कमेटी फॉर्म की गई थी। एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फ्रेमवर्क को, जो 2000 के आसपास बनी थी, ये 2005 में। ठीक है, तो 2000 में जो बनी थी उसको देखना कि भाई चीज़ें ठीक है कि नहीं है, या कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। बोर्ड की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, इंटरनल कंट्रोल और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए, और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को बढ़ाने के लिए। यार ये इतना तुम हर जगह चिपका सकते हो। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो ये 4 चीज़ें तुम हर जगह लिख सकते हो। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फ्रेमवर्क को इम्प्रोवाइज करने के लिए, बोर्ड इफेक्टिवनेस मत लगाना क्योंकि वहाँ पे वो मोटिव नहीं था। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन लिख सकते हो। ठीक है, की रिकमेंडेशंस क्या थी भाई, बोर्ड के इंडिपेंडेंस पे ध्यान दो, शेयर होल्डर्स के राइट पे ध्यान दो, और डिस्क्लोजर नॉर्म्स पे ध्यान दो। ठीक है, मैंडेटरी रिकमेंडेशंस में क्या किया था इन्होंने, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो कमेटी है उसका ये कहना था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है कम से कम 1/3 होनी चाहिए टोटल का, 1/3 होने चाहिए दैट हैव नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। अगर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है तो 1/3 होनी चाहिए, और अगर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, जो बोर्ड है उसको लीड कोई, अगर नॉन एग्जीक्यूटिव वाला बंदा कर रहा है। नॉन एग्जीक्यूटिव कौन होता है, जो कंपनी के अंदर काम नहीं कर रहा होता है। एग्जीक्यूटिव कौन होता है, जो कंपनी के अंदर काम कर रहा है। तो अगर उसको बोर्ड को कोई हेड नॉन एग्जीक्यूटिव कर रहा है तो 1/3 एटलीस्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, और अगर बोर्ड को हेड कोई एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कर रहा है तो 1/2। ठीक है, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है कंपनी के मैनेजमेंट से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इसका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए कंपनी के साथ। बेसिकली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन है वो। बोर्ड को अलग अलग कमिटीज़ फॉर्म करनी चाहिए अलग अलग मैटर्स को लेके। ठीक है, जैसे ऑडिट कमेटी हो गया, नॉमिनेशन कमेटी हो गया, रेमुनरेशन कमेटी हो गया, ये तीनों कमिटीज़ कंपलसरी आज की डेट में फॉर्म करना। ठीक है, जो ऑडिट कमेटी है उसमें एटलीस्ट 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, और जिनका फोकस होना चाहिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और इंटरनल कंट्रोल पे ध्यान देना। ठीक, नॉमिनेशन कमेटी, ऑडिट कमेटी तो पता है तुम्हें। नॉमिनेशन कमेटी क्या होता है, ये अलग अलग डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करते हैं अलग अलग कमेटीज़ में, और लोगों को नॉमिनेट करते हैं डायरेक्टर। ठीक है, नॉमिनेशन कमेटी जो है उसके पास एक नॉमिनेटिंग डायरेक्टर होना चाहिए, और बोर्ड की कंपोजिशन को कंप्लाई करना चाहिए। नथिंग एनीथिंग ग्रेट। रेमुनरेशन कमेटी जो है वो रेमुनरेशंस को रेकमेंड करता है, पता है तुम्हें। तो रेमुनरेशन कमेटी होना चाहिए, ये सीनियर मैनेजमेंट को रेकमेंड करता है। क्या बोल रहा हूँ, रेमुनरेशन कमेटी जो है वो सैलरी और पर्क्स डिसाइड कर रेकमेंड करता है बोर्ड के और सीईओ सीएफओ वगैरह के, तो वो होना चाहिए। मतलब नारायण मूर्ति कमेटी का ये कहना था कि भाई ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन कमेटी, रेमुनरेशन कमेटी बननी चाहिए, और उनके ऐसे स्ट्रक्चर होने चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाली बात बता दी मैंने तुम्हें। डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, द कमेटी रिकमेंडेड मोर डिस्क्लोजर डायरेक्टर नॉमिनेशन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन और बोर्ड इवैल्यूएशन। कमेटी ने ये कहा कि भाई डायरेक्टर की सैलरी को लेके, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को लेके, बोर्ड किस तरह का है, बोर्ड के स्ट्रक्चर क्या है, उस सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिस्क्लोजर देने की जरूरत है। क्वार्टरली रिजल्ट्स को टाइमली कम्युनिकेट करना चाहिए, और उसमें थोड़ा फोकस देना चाहिए अगर मटेरियल कोई इवेंट हुई है तो। ठीक है, मैनेजमेंट का डिस्कशन एनालिसिस जो वहाँ पे था वही सेम चीज़ यहाँ पे भी थोड़ा उन्होंने इन्फोसिस किया था। इंटरनल कंट्रोल और रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जो है अच्छा होना चाहिए।
ठीक है। और एक डेडिकेटेड रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए जो कि देखेगी कंपनी के स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल चीज़ों को। विसल ब्लोअर्स पॉलिसी होनी चाहिए, मतलब विसल ब्लोअर पता है, सेकंड यूनिट में बताया था विसल ब्लोअर, ठीक है, वो बंदा जो कंपनी के अंदर रह के कंपनी की बैंड बजा रहा है, ठीक है, किसी तरह की कोई स्कैम वगैरह आता है तो उसको बता देता है। तो विसल ब्लोअर के प्रोटेक्शन का जुगाड़ होना चाहिए। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की पॉलिसीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मतलब IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इंड AS और AS पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी कंपेयर, क्योंकि उससे यार वो चीज़ें अच्छी से बनी हुई है तो ट्रांसपेरेंसी वगैरह आती है। ठीक। नॉन मिलिट्री क्या थी भाई कि रोल ऑफ चेयरमैन, वही जो वहाँ पे था कि चेयरमैन CEO के पावर्स में थोड़ा सेपरेशन पे ध्यान दो। अभी के डेट में भी ना काफ़ी कन्फ्यूजन है, चेयरमैन क्या करता है, CEO क्या करता है, ठीक है, तो इसके थोड़ा सेपरेशन पे ध्यान दो। जो कंपनी है उसको परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना चाहिए और गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। ऑडिट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब कंपनी को जो है अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स को और चीज़ों को थोड़ा ऑडिट करना चाहिए, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करनी चाहिए। ESG पैरामीटर्स को फॉलो करना चाहिए, इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस पैरामीटर, ये ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द होलिस्टिक रिपोर्टिंग ऑफ दी कंपनी पे ध्यान देता है, इन्वायरमेंट पे, सोसाइटी पे और कंपनी के खुद के गवर्नेंस स्ट्रक्चर पे, ठीक है, उस पर ध्यान देना चाहिए। CEO CFO कंपनसेशन कितना है वो डिस्क्लोज करना चाहिए। CSR वगैरह पे ध्यान देना चाहिए कि लोगों की भलाई के लिए ज़्यादा खर्चा करे कंपनी, ठीक है। ओवरऑल यही था। इसके लिए तुम की पॉइंट्स याद कर लेना और थोड़ा थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर देना, और ऐसा कुछ है नहीं कि तुम एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। BCom थर्ड ईयर वाले बच्चे काफ़ी स्मार्ट होता है, ठीक है। तो NR नारायण मूर्ति कमेटी रिपोर्ट जो थी वो उन्होंने एडवांस कर दिया था, मतलब जो कुमार मंगलम बिरला वाली कमेटी थी उससे ज़्यादा एडवांस रिपोर्ट थी NR नारायण मूर्ति कमेटी, ठीक है। इन्होंने इंडिपेंडेंस, अकाउंटेबिलिटी, इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया था। और जो कंपनीज एक्ट, इन सब कमेटीज़ के रिपोर्ट के बेस पे कंपनी एक्ट में भी कुछ चेंजेस थे, ठीक है, जैसे CSR कंपलसरी कर दिया गया। सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट कहता है कि भाई आपका प्रॉफिट अगर 5 करोड़ है, टर्नओवर अगर 500 करोड़ है और नेट वर्थ आपकी 50 करोड़ है, तो एक बार नंबर चेक कर लेना, ठीक है, नहीं ठीक है ये नंबर से, ठीक है। जो प्रॉफिट है उसका एवरेज 2% ऑफ लास्ट 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट का आपको CSR पे स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन 135 CSR क्या होता है ये है, ठीक है। 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट लास्ट 2% ऑफ लास्ट 3 ईयर एवरेज नेट प्रॉफिट का तुम्हें CSR एक्टिविटीज़ पे करना पड़ेगा अगर तुम 50 वाला क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो। बोर्ड के बारे में है भाई, सेक्शन 149 टू सेक्शन 172 बोर्ड के वेरियस चीज़ों का बताता है। पावर्स क्या है बोर्ड की, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के बारे में, वेलफेयर और सेफ गार्ड ऑफ उसके बारे में बताता है बोर्ड क्या बताता है, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है ये बताता है, बोर्ड के अपॉइंटमेंट के प्रोटोकॉल्स और प्रोसीजर्स के बारे में है, ठीक है, ये तुम लिख सकते हो। ऑडिट कमेटी सेक्शन 177, सेक्शन 177 जो है वो कंपलसरी ऑडिट कमेटी फॉर्मेशन की बात करता है, जिसमें 3 डायरेक्टर, एटलीस्ट 3 डायरेक्टर होने चाहिए और 2 टर्म, मतलब 2 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, ठीक है। ऑडिट कमेटी का काम क्या है भाई, ऑडिट कमेटी जो है वो इंटरनल मैटर्स को रिव्यू करता है, ठीक, और इंटरनल ऑडिट वगैरह चीज़ों को, फाइनेंशियल वाली चीज़ों को देखता है, ठीक। और जो एक्सटर्नल डायरेक्ट, जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर या जिसको हम एक्सटर्नल ऑडिटर कहते हैं, वो भी अपनी जो रिपोर्ट्स है वो पहले ऑडिट कमेटी को सबमिट करता है, फिर वो अप्रूव करते हैं, देन वो बोर्ड तक जाती है और फिर बोर्ड से शेयर होल्डर्स तक जाती है। फिर सेक्शन 178 है वो रेमुनरेशन नॉमिनेशन कमेटी है, मतलब ये भी कंपलसरी अपॉइंट करना, ठीक है। मतलब नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी क्या है तो पता चल गया। सेक्शन 178 बोलता है कि भाई तुम्हें रेमुनरेशन नॉमिनेशन कमेटी वो करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की बात करता है और डिस्क्लोजर करना पड़ता है कि कितने का ट्रांजैक्शन था, कोई रेगुलर मार्केट प्राइस से वेरिएशन तो नहीं है, अगर है तो कितने का वेरिएशन है, ठीक है। अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुई है तो आपके प्रॉफिट को उसमें कितना अंतर आ रहा है, मतलब अगर वो हटा दे तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी कितनी गिरती है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में ये सब डिस्क्लोज करना पड़ता है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या होता है, बोर्ड के साथ हम डील कर रहे हैं अपनी किसी सब्सिडरी एसोसिएट, ठीक है, जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप, इन सब में से किसी के साथ भी अगर हम कोई डीलिंग कर रहे हैं तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होता है। बहुत बड़ा है भाई, ये पूरा एक्ट है इसके ऊपर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेक्शन 149 बताता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को करना क्या है, क्यों करना है, ठीक है। सेक्शन 177 विसल ब्लोअर की बात करता है, ठीक है, कि विसल ब्लोअर को भी स्टैब्लिश करो। हाँ देखो, ऑडिट कमेटी के साथ ही विसल ब्लोअर है, ठीक है। सेक्शन 92 और सेक्शन 137 ROC फाइलिंग वगैरह को कंपलसरी करता है, ठीक है। तो यार इतनी, मतलब ये सब कुछ सेक्शंस थे, इनको याद रखना और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दोगे ना तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर सेबी की ना कुछ रेगुलेशन है, LODR रेगुलेशंस कहते हैं इनको, मतलब लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। कोई कंपनी अगर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है तो उसको ये सब चीज़ें कंपलसरी वो करनी पड़ेगी, डिस्क्लोज करनी पड़ेगी स्टॉक एक्सचेंज को, मतलब सेबी को, स्टॉक जिस मार्केट में वो लिस्ट हो रही है उसको, और कुछ पब्लिक को, ठीक है। इसमें पहला है रेगुलेशन 17,
जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करता है। जो कंपनी लिस्ट होना चाहती है उसके पास एक ऑप्टिमम कंपोजिशन ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होनी चाहिए, 1/3 जिसमें से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ठीक है, और हाफ जिसमें से अगर एग्जीक्यूटिव वाला सीन है तो हाफ, और नॉन एग्जीक्यूटिव वाला सीन है तो 1/3 इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। रेगुलेशन 18 ऑडिट कमेटी की बात करता है, एटलीस्ट तीन डायरेक्टर विद मेजॉरिटी बीइंग इंडिपेंडेंट। ऑडिट कमेटी में कम से कम 3 लोग होने चाहिए, वही रेगुलेशन 18 बात करता है। ऑडिट कमेटी में 3 लोग होने चाहिए और जिसमें से 2/3 मतलब 2 लोग इंडिपेंडेंट होने चाहिए। नॉमिनेशन रेमुनेशन कमेटी है, बता ही दिया मैंने क्या है, रेगुलेशन 19 में लिखा हुआ है। रेगुलेशन 20 है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, मतलब जो हमारे अलग अलग तरह के स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, क्रेडिटर्स, डेटर, उनके साथ कैसे रिलेशन मेंटेन करने हैं, किस तरह से उनसे डील करनी है। रेगुलेशन 20 में ये लिखा हुआ है कि ऐसी एक कमेटी फॉर्म करो। रेगुलेशन 27 है कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट्स बनाओ, ठीक है, और जो रिपोर्ट्स है उसको क्वार्टरली फाइल करना पड़ेगा आरओसी के साथ, और तुम पब्लिक कंपनी हो आज तो पब्लिक को ही बताना पड़ता है। रेगुलेशन 46 बात करता है वेबसाइट पे डिस्क्लोजर की। ये कंपलसरी है आजकल कि जितनी भी पब्लिक कंपनीज हैं उन सबके पास वेबसाइट होनी चाहिए, और वो वेबसाइट जो है पब्लिक द्वारा इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए, और उस पर सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गए, तुम्हारे जो भी डिस्क्लोजर है सब कुछ। रेगुलेशन 30 बात करता है मटेरियल इवेंट डिस्क्लोजर की। ऑब्वियसली बात है, मटेरियल इवेंट तुम्हें पता है कि ऐसे चीज़ जो कि कंपनी के प्रॉफिटेबल को ज़्यादा इफेक्ट करती है, ठीक है। फिर उदय कोटक, देखो यार अपना लास्ट पॉइंट रह गया उदय कोटक कमेटी, यूनिट 4 यहाँ खत्म हो जाएगी। उदय कोटक कमेटी 2017 में सेटअप की गई थी, जैसे वो NR नारायण मूर्ति और कुमार मंगलम बिरला वाली थी, वैसे ही इसका भी वही काम था। इसने किसी चीज़ों पे ध्यान दिया, बोर्ड कंपोजिशन पे ध्यान दिया कि 1/3 डायरेक्टर विल बी कंपोज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब भाई हाफ डायरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होनी चाहिए, और एग्जीक्यूटिव है तो 1/3, सॉरी 1/3 अगर एग्जीक्यूटिव है तो नॉन एग्जीक्यूटिव है तो हाफ, ठीक। फिर इसके बाद इन्होंने चेयरमैन और CEO के पोस्ट को सेपरेशन कंपलसरी कर दिया कि अब भाई हमें तो अलग अलग ही चाहिए, ऐसे मिक्स मत करो, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, हाँ, उसके बाद इन लोगों ने ये बोला, जैसे पहले NR नारायण मूर्ति कमेटी ने कहा था कि यार 4 ही मीटिंग होगी, मतलब 4 बोर्ड मीटिंग इनफ होती है 4-4 महीने गैप पे, ठीक है, मतलब आइडियली मैक्सिमम 4 महीने हो सकते हैं, आइडियली 3 महीने होने चाहिए। पर इन लोगों ने बोला नहीं, इसको 6 करो, 4 की जगह में 6 मीटिंग चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रोल को स्ट्रॉन्ग कर दिया। फिर उसके बाद रेमुनरेशन, जैसे ऑडिट कमेटी में कंपलसरी था 2/3, उसी तरह से रेमुनरेशन और नॉमिनेशन कमेटी में भी इन लोगों ने 2/3 कंपलसरी कर दिए। और ये बोल दिया कि भाई जो अब तुम नए डायरेक्टर्स अपॉइंट करोगे तो मैं उसको, तो उस डायरेक्टर की स्किल्स को, एक्सपर्टीज़ को, एक्सपीरियंस को डिस्क्लोज़ करना होगा, ठीक है। ऑडिट कमेटी की को स्ट्रेंथ को बढ़ाया गया, ठीक है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के बारे में रिकमेंडेशंस थी जो बताई मैंने तुम्हें, ठीक है। उसके अलावा जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जिसमें डायरेक्टर्स वगैरह इन्वॉल्व है उसको स्पेशल ध्यान दिया गया कि इस पर ज़्यादा ध्यान दो। विसल ब्लोअर पॉलिसीज़ को ठीक करने की बात हुई, सेल्फ असेसमेंट वगैरह पे, ठीक है। मतलब इन कमेटी का कहना था, उदय कोटक कमेटी का कहना था कि भाई जो परफॉर्मेंस है बोर्ड का वो उनको खुद असेस करना चाहिए ताकि पता चल सके कि कितना हद तक हम सही जा रहे हैं। फिर विमेन डायरेक्टर को इंक्लूड करने की बात की गई। इसका मतलब क्या है कि एटलीस्ट 1 डायरेक्टर जो है विमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन लोगों ने एक फोकस किया कि भाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन लोगों ने फोकस किया कि जो एग्जीक्यूटिव्स को पे हो रहा है, मतलब CEO CFO वगैरह जो है टॉप एग्जीक्यूटिव्स, उनको जो पे हो रहा है उसमें ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहिए। और आज के डेट में तो उस पर कैप भी लगी हुई है कि इतने % ही तुम पे कर सकते हो, उससे ज़्यादा पे करना है तो भाई तुम्हें शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए, काफ़ी सारे लफड़े हो जाते हैं उसके बाद, ठीक है। देखो यार ये सब चीज़ें थी, ठीक है यार, ये सब शॉर्ट में हमने कर लिया फटाफट। किसी को कुछ डाउट है तो यार यू कैन कमेंट, और यू कैन कम ऑन इंस्टा, सॉरी लिंक्डइन पे पूछ सकते, ये क्या है यार, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है। और बाकी नोट्स वगैरह मैं डाल दूँगा, शायद मैंने डाल दिया, ऑलरेडी डाल दिया मैंने नोट्स, ठीक है। और यही थी अपनी कुछ कमिटीज़, उसके बारे में चीज़ें थी। ये चैप्टर इतना वैसा नहीं है पर देखो आएगा, एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा इससे, ठीक है। चलो बाय।